इस वीडियो में हम एक नए प्रकार की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे जो कि है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अर्थात रेडॉक्स रिएक्शंस, और ये बहुत सामान्य रूप से पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। बैटरी के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो आपके फोन या लैपटॉप जैसे उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करती है, यह भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वास्तव में शुगर को तोड़ने और आपको दौड़ने और खेलने के लिए ऊर्जा देने के लिए आपके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण ही है। तो आइए हम इन अभिक्रियाओं के बारे में और अधिक समझते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण ये दोनों एक ही समय में होते हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शंस अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। और एक अलग वीडियो में हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से बात भी की है, तो यहाँ मैं उन्हें संक्षेप में दोहराऊंगा। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ के साथ जुड़ता है अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण भी है। इस उदाहरण में ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और अपचयन ऑक्सीकरण के बिल्कुल विपरीत है। अपचयन में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से अलग हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण है। इस उदाहरण में जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शुरुआत में जिंक ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में था, लेकिन अभिक्रिया के बाद जिंक ने अपना ऑक्सीजन खो दिया है। अब क्योंकि यहाँ जिंक ने ऑक्सीजन खो दिया है, तो ये एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यह ऑक्सीजन के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अपचयन की एक परिभाषा थी, लेकिन आप जानते हैं हम हाइड्रोजन के संदर्भ में भी ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के संदर्भ में ऑक्सीकरण की परिभाषा ऑक्सीजन के संदर्भ में ऑक्सीकरण की परिभाषा के बिल्कुल विपरीत होती है। देखिए, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जबकि जब हाइड्रोजन अलग हो जाता है तो हम उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, -H2। और यहाँ पर इसका एक उदाहरण भी है। यहाँ पर मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। तो यहाँ मीथेन में कार्बन और बहुत सारे हाइड्रोजन हैं और अभिक्रिया के दौरान यह सारे हाइड्रोजन खो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब क्योंकि यहाँ कार्बन ने अपने सभी हाइड्रोजन खो दिए हैं, इसलिए यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और अपचयन इसके बिल्कुल विपरीत होगा। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के संदर्भ में यह परिभाषा ऑक्सीजन के संदर्भ में परिभाषा के बिल्कुल विपरीत है। जब ऑक्सीजन हट जाता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसे भी अपचयन कहा जाता है। और यहाँ पर इसका भी एक उदाहरण है। यहाँ हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ रहा है और इसीलिए यहाँ सल्फर अपचयित हो रहा है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि इस परिभाषा में यह हाइड्रोजन कहाँ से आ गया है, तो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के वीडियो में इस बारे में बात की है, तो आपको पहले वह देख लेना चाहिए। और यदि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, तो आइए हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है जो कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। तो यदि हम यहाँ जिंक पर ध्यान केंद्रित करें तो शुरू में जिंक ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में था, जिंक ऑक्साइड, लेकिन अभिक्रिया के दौरान जिंक अपना ऑक्सीजन खो रहा है। क्योंकि यहाँ जिंक ने अभिक्रिया के दौरान अपना ऑक्सीजन खो दिया है, तो हम जानते हैं इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि जिंक अपचयन अभिक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ कार्बन पर ध्यान केंद्रित करें तो देखिए, यहाँ अंत में कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन शुरू में कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अब क्योंकि एक ही अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो हम इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। अब आइए ऐसी ही कुछ और अभिक्रियाओं की हम बात करते हैं। तो इनमें से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए आइए यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा तत्व ऑक्सीकरण से गुजर रहा है
और कौन सा अपचयन से गुजर रहा है। और इससे पहले कि हम इसे पता करें, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और स्वयं से प्रयास करें। अब यदि आपने कोशिश कर ली है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ कार्बन आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यदि आप यहाँ कार्बन पर ध्यान केंद्रित करें तो आप देखेंगे कि शुरू में कार्बन अकेला था, लेकिन अभिक्रिया के बाद कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया के दौरान कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम कहेंगे कि कार्बन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। अब आइए हम आयरन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अभिक्रिया से पहले आयरन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में था, लेकिन अभिक्रिया के दौरान आयरन ने सारे ऑक्सीजन खो दिए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आयरन अपना सारा ऑक्सीजन खो रहा है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयरन अपचयन अभिक्रिया से गुजर रहा है। और चूंकि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए यह भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब आइए एक और अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर है NH3, जिसको हम अमोनिया कहते हैं, और अमोनिया ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन और HBr बना रहा है। अब यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि शुरू में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त रूप में था, लेकिन अभिक्रिया के दौरान इसने सारे हाइड्रोजन खो दिए हैं, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का खोना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब इसको किस प्रकार याद रखा जा सकता है? हाइड्रोजन का खोना यानी कि -H2, इसको हम ऑक्सीजन के संदर्भ में +O2 के रूप में याद रख सकते हैं। इन दोनों का ही समान प्रभाव होता है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीकरण है। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है। अब यदि हम यहाँ ब्रोमीन पर ध्यान केंद्रित करें तो देखिए, शुरुआत में ब्रोमीन किसी भी चीज के साथ संयुक्त नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त रूप में है। यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ रहा है। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ रहा है, हम इसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि ब्रोमीन अपचयन अभिक्रिया के साथ गुजर रहा है। अब चूंकि यहाँ अपचयन और ऑक्सीकरण ये दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, इसलिए इसे भी हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया है, इसको याद रखने के लिए भी हम यही तरीका अपना सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना अर्थात +H2, इसको हम ऑक्सीजन के संदर्भ में -O2 के रूप में याद रख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है, इसलिए हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड अर्थात MnO2 HCl के साथ अभिक्रिया करके MnCl2, H2O और Cl2 अर्थात क्लोरीन बना रहा है। अब यदि हम यहाँ मैंगनीज पर ध्यान केंद्रित करें तो शुरुआत में मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में था, लेकिन अभिक्रिया के दौरान मैंगनीज ने अपना ऑक्सीजन खो दिया है। ठीक है, तो यहाँ मैंगनीज ने अपना ऑक्सीजन खो दिया है, इसलिए हम इसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, अर्थात मैंगनीज अपचयन अभिक्रिया से गुजर रहा है। अब चलिए हम क्लोरीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो शुरुआत में क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त रूप में था, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्लोरीन ने अपना हाइड्रोजन खो दिया है, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन ने अपना हाइड्रोजन खो दिया है, और हम जानते हैं हाइड्रोजन का खोना ऑक्सीजन के जुड़ने के बराबर है, अर्थात यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों ही अभिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए यह भी रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब यहाँ पर एक बात बहुत मजेदार है, ध्यान दीजिए। शुरुआत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में नहीं था, यह क्लोरीन के साथ संयुक्त रूप में था, लेकिन अभिक्रिया के बाद यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो क्या यहाँ हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीकरण से गुजर रहा है? तो यह एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वास्तव में यह हाइड्रोजन ऑक्सीकरण से नहीं गुजर रहा है।
और आप जानते हैं कि इसे समझने के लिए हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की एक नई परिभाषा को समझना होगा, जो इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन के लाभ के संदर्भ में है। और इस पर हमने एक अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, और आप वह वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीकरण से क्यों नहीं गुजर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं जोड़े में होती हैं। कहने का मतलब ये कि यदि आप किसी अभिक्रिया में देखते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कुछ और भी होना चाहिए जो अपचयित हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऑक्सीकृत हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो अपचयित हो रहा है। ये हमेशा जोड़े में होते हैं। और इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम इस अभिक्रिया को लेते हैं। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, लेकिन हम यहाँ ये नहीं देख पाएंगे कि क्या अपचयित हो रहा है। तो इस विशेष उदाहरण में ऑक्सीजन, जी हाँ, ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन कैसे अपचयित हो सकता है। तो इसे समझने के लिए हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की नई परिभाषा को समझना होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन के लाभ के संदर्भ में है। और इसको समझने के लिए हमने अलग वीडियो में अधिक विस्तार से चर्चा की है। यहाँ पर मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि ऑक्सीकरण और अपचयन ये हमेशा एक जोड़े में होते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं इस बारे में बात की, और हमने कुछ उदाहरण भी देखे।